नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कमलेश गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ रहे हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है अंतराल भाग 1। हम उसका अध्याय 3 पढ़ रहे हैं, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। बच्चों, विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा हुआ शरद चंद्र जी के ऊपर आवारा मसीहा एक जीवन वृतांत है, जिसे हम पढ़ रहे हैं, जिसमें शरद चंद्र जी के बचपन से लेकर के और उनके जो दादाजी हैं उनके परिवार के बारे में और उनके नाना जी के परिवार के बारे में यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। बच्चों की किस तरह उनके दादा की हत्या करवा दी गई जमींदारों के द्वारा, और किस तरह उनके जो नाना थे, उनके पिताजी थे, वो हाली गाँव से आकर के भागलपुर में किस प्रकार बसे और किस प्रकार उन्होंने एक उच्च पद पर नौकरी की। और उधर जो मोतीलाल के दादाजी थे, उन दादाजी की जब हत्या हो गई तो उनकी दादी किस प्रकार उन्हें लेकर के मोतीलाल जी के पिताजी को लेकर के और किस प्रकार देवानंदपुर आई और कहाँ मोतीलाल का जन्म हुआ, किस प्रकार मोतीलाल जी के पिता की शादी हुई, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, हम मोतीलाल के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि शरद के पिता हैं। उनका विवाह कहाँ हुआ? केदारनाथ की पुत्री से भागलपुर में जब वो रहते थे, कौन? केदारनाथ जी, और देवानंदपुर में मोतीलाल जी रहते थे। तो केदारनाथ जी ने अपनी पुत्री भुवन मोहिनी का विवाह किसके साथ किया? मोतीलाल के साथ किया। क्यों किया? क्योंकि मोतीलाल जो थे वो सदवंश के कुलीन व्यक्ति थे, साथ ही वो पढ़ने में भी बहुत होशियार थे। ये सब देख करके पहले के समय में ये नहीं देखा जाता था कि परिवार कितना धनी है, बल्कि ये देखा जाता था कि परिवार है जो कुलीन है या नहीं। तो कुलीन परिवार के मोतीलाल जी की होने की वजह से केदारनाथ जी ने अपनी दूसरी पुत्री भुवन मोहिनी की शादी किसके साथ की? मोतीलाल के साथ की। और मोतीलाल जी क्या थे? मोतीलाल जी को केदारनाथ जी ने ही पढ़ाया, और केदारनाथ जी के छोटे भाई अघोरनाथ जी थे, वो मोतीलाल के साथ पढ़ा करते थे। तो दोनों के बीच में, मतलब दोनों साथ साथ पढ़ रहे हैं, एक ही कक्षा में थे, लेकिन दोनों के विचार बिल्कुल भिन्न थे। मोतीलाल स्वप्नदर्शी स्वतंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, कल्पनालोक में सदैव विचरण किया करते थे, और उन्हें पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक था, और पुस्तकों के साथ साथ उन्हें और भी शौक था, जो हवा आज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो देखो, कल्पनाओं में डूबे रहने का, यानी मोतीलाल को पुस्तक पढ़ने का चाव था, पुस्तक पढ़ने का बहुत शौक था, उसके साथ कल्पनाओं में डूबे रहने का भी शौक उनको था। मुझे कल्पना की गोद में सिर रखकर सो जाने दो, मैं उस संसार को देखना चाहता हूँ जिसका यह संसार प्रतिबिंब है। यानी मोतीलाल क्या थे? किसमें विचरते थे? माने कल्पना लोक में अपना विचरण किया करते थे। वो ये चाहते थे कि मैं कल्पनाओं में डूबा रहूं, और कल्पनाओं में डूब करके अपने मन ही मन में वो रचनाओं को करते थे, और मन ही मन कहा करते थे, मुझे कल्पना की गोद में सिर रखकर सो जाने दो, यानी स्वप्न लोक में मुझे जाने दो। मैं उस संसार को देखना चाहता हूँ जिसका यह संसार प्रतिबिंब है, यानी मैं उस संसार को देखना चाहता हूँ कल्पना लोक के में, जिसका प्रतिबिंब ये वास्तविक का संसार है। मोतीलाल यही कुछ थे। कैसे थे? स्वतंत्र प्रवृत्ति के थे, स्वप्न लोक की दुनिया में विचरण करते थे, और साथ ही उनका एक कलाकार मन था। रचनाओं के वो बहुत अच्छे प्रणेता थे, अच्छी रचनाएं करते थे, लेकिन उनसे कभी किसी भी रचना का अंत नहीं हुआ। उसके विपरीत अघोरनाथ जी थे। अघोरनाथ जी कौन थे? भुवन मोहिनी के चाचा थे, और केदारनाथ जी के छोटे भाई थे। कर्मठ, ये साथ साथ पढ़ते थे बच्चों, अघोरनाथ और मोतीलाल जी। कर्मठ का मतलब मेहनती और कर्मशील थे। खरे और स्पष्टवादी, खरे यानी ईमानदार, स्पष्टवादी यानी स्पष्ट बोलने वाला। ऐसी स्थिति में कल्पना प्रिय मोतीलाल से उनकी घनिष्ठता कैसे हो सकती है? बच्चों, एक व्यक्ति ईमानदार हो, साफ साफ बोलने वाला हो और काम करने वाला हो, उसको केवल काम पसंद है, वो थे अघोरनाथ जी। दूसरे मोतीलाल जी किताबों में डूबे रहते थे, स्वप्न लोक में बैठे बैठे सोचा करते थे कि मैं वहाँ चला जाऊँ, मैं ये कर लूँ, ये संसार ऐसा है। मतलब उनकी जो दुनिया थी वो कल्पना लोक में चलती थी। तो ऐसी स्थिति में अघोरनाथ और मोतीलाल दोनों में घनिष्ठता कैसे हो सकती थी? क्योंकि दोनों के विचार बिल्कुल नहीं मिलते हैं। घनिष्ठता का मतलब है निकट का प्रेम, यानी हालांकि दोनों रिश्तेदार भी थे, लेकिन क्योंकि वो भुवन मोहिनी के चाचा थे और मोतीलाल जी थे जो भुवन मोहिनी के पति थे, तो दोनों निकटतम रिश्तेदार होते हुए भी दोनों में निकट का प्रेम बिल्कुल नहीं था। कॉलेज में भी वो बहुत अधिक देर तक नहीं टिक सके। देवानंदपुर लौटकर कोई नौकरी करने लगे। कौन? मोतीलाल। मोतीलाल क्या हुआ? कॉलेज में पढ़ रहे थे अघोरनाथ के साथ, लेकिन वो भी वहाँ बहुत दिन तक नहीं रह सके। बच्चों, कल्पना लोक में घूमने वाला व्यक्ति अधिक दिन तक कहीं एक जगह नहीं टिक सकता है, तो वो नहीं टिक सके और अपने गांव देवानंदपुर लौट आए और वहाँ आकर के कोई नौकरी करने लगे। उन दिनों इंट्रेंस पास के लिए नौकरी पा लेना बहुत कठिन नहीं था। इंट्रेंस का मतलब 12वीं कक्षा। इंट्रेंस का मतलब 12वीं कक्षा पास करने के बाद में, पहले के समय में किसी बच्चे ने यदि 12वीं पास कर दी तो उसे तुरंत नौकरी मिल जाती थी। मामा ने अपने घर के पास उन्हें थोड़ी सी ज़मीन दे दी थी। वो अपने मामा, देवानंदपुर जो था वो क्या था?
मोतीलाल के मामा का गांव था। वहाँ मोतीलाल अपनी माँ के साथ रहा करते थे, क्योंकि उनके जो पिताजी बैकुंठनाथ थे उनकी तो जमींदारों ने हत्या करवा दी थी। तो मामा ने अपने घर के पास उन्हें थोड़ी सी ज़मीन दे दी। कुछ रुपया जोड़कर उन्होंने बरामदे सहित 2 कोठरियों का 1 मंजिल दक्षिणाधारी पक्का घर बनवा लिया। इसी में रहकर वे अपनी गृहस्थी चलाने लगी। यानी उनका मन, केदारनाथ ने उनको, जो उनके ससुर थे, उन्होंने उनको कॉलेज में एडमिशन दिलाया, लेकिन उनका वहाँ मन नहीं लगा। और इंटरेस्ट जब उन्होंने 12वीं पास कर ली तो वो वापस अपने गांव देवानंदपुर लौट आए, जो कि उसके मामा का गांव था। मामा ने उनको थोड़ी बहुत ज़मीन दी, उस पर उन्होंने 1 बरामदा और 2 कमरे का एक मकान बना लिया। दक्षिण द्वारी यानी दक्षिण मुखी मकान बना लिया। उनके मकान का जो दरवाज़ा था, मुख्य दरवाज़ा, वो दक्षिण दिशा में खुलता था, इसलिए इसे दक्षिण द्वारी कहा गया। पक्का घर बनाया और इसी में रह करके वो अपनी गृहस्थी चलाने लगे। यानी अपनी माँ, अपनी पत्नी और अपनी एक पुत्री के साथ उसमें रहने लगे। मोतीलाल की माँ साहसी सुगृहिणी थी, तो उनकी पत्नी शांत प्रकृति की, निर्मल चरित्र और उदारवती की महिला थी। मोतीलाल की माँ बहुत साहसी थी, क्योंकि जब वो युवा थी और मोतीलाल बहुत शैशव अवस्था में थे, तभी उनके पति की बैकुंठनाथ जी की जमींदारों ने हत्या करवा दी थी। तब वो अपने भाई के घर रातों रात देवानंदपुर आ गई। तो उनकी माँ बहुत साहसी थी, सुगृहिणी थी, यानी अच्छी गृहिणी थी, अच्छी तरह घर परिवार को चलाने वाली थी। उनकी पत्नी कौन थी? मोतीलाल जी की पत्नी शरद की माँ भुवन मोहिनी शांत प्रकृति की थी, निर्मल चरित्र था, यानी उच्च चरित्र था, निर्मल, बहुत सरल स्वभाव की थी, और उदारवृत्ति की, यानी दूसरों को देने में विश्वास रखने वाली महिला थी। उदारवृत्ति का मतलब है उदार प्रवृत्ति रखने वाली थी। वह सुंदर नहीं थी बच्चों, वह क्या है, रूप रंग से बहुत सुंदर नहीं थी, परंतु वैदुर्य मणि की तरह अंतर के रूप से रूपसी निश्चय ही थी। देखो, हर व्यक्ति की शक्ल सूरत बहुत सुंदर नहीं होती है, तो ये नहीं है कि वे व्यक्ति अंदर से भी सुंदर नहीं है। कई बार आपने देखा होगा, बहुत सुंदर लोग होते हैं जो बहुत दुष्टता का कार्य करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी सुंदर नहीं होते, लेकिन बहुत ही उदार मन वाले होते हैं। उसी तरह भुवन मोहिनी थी, वह सुंदर नहीं थी, परंतु वैदुर्य मणि, ये एक मणि का नाम है, मणि की तरह अंतर के रूप का मतलब होता है बच्चों हृदय, यानी हृदय के रूप से रूपसी यानी सुंदरी रूपवती थी। यानी उसका जो हृदय था बहुत ही पवित्र था और बहुत ही उदार प्रवृत्ति का था। उनके सहज पतिव्रत्य और प्रेम की छाया में वह स्वप्नदर्शी यायावर पति की गृहस्थी चलाने लगी। पातिव्रत्य का मतलब होता है बच्चों पतिव्रतम, यानी कि वो जो भुवन मोहिनी थी, शादी होने के बाद देवानंदपुर आ गई और आकर के अपने पति के साथ, उनके साथ में रहने लगी, और प्रतिव्रत धर्म को निभाती हुई प्रेम की छाया में, यानी सास और पति के प्रेम की छाया में स्वप्नदर्शी यायावर का मतलब घुमक्कड़, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले स्वप्नदर्शी, यानी कल्पना लोक में रहने वाले पति की गृहस्थी को वो चलाने लगी। आगे देखो, यहीं पर 15 सितंबर 1876 ईस्वी तदानुसार 31 भाद्र 1283 बंगाब्द अश्वनी कृष्ण द्वादशी संवत 1933 शकाब्द 1798 शुक्रवार की संध्या को एक पुत्र का जन्म हुआ। यानी मोतीलाल के यहाँ एक पुत्र का जन्म कब हुआ? 15 सितंबर 1876। यानी शरद चंद्र का जन्म समय क्या है? 15 सितंबर 1876। अब देखो, 76 ईस्वी जो हम सन पढ़ते आते हैं ना, 1876, 77, 78, जैसे अभी हमारा 2022 चल रहा है, उसी के अनुसार तदानुसार 31 भाद्र 1283 बंगाब्द, ये बंगाब्द जो शब्द है ये बंगाली सम्मत है। कौन सा है? बंगाली सम्मत है। उसकी जो तारीख और तिथि जो है वो भाद्र का महीना था, 31 तारीख थी, और 1283 उसका वो था, सन था, यानी बंगाली संवत के अनुसार आश्वनी कृष्णा द्वादशी। अश्वनी का मतलब होता है क्वार का महीना। हमारे जो हिंदी महीने होते हैं, चैत, वैशाख, आषाढ़, जेठ, क्वार, कार्तिक, जो भी महीने होते हैं, उनमें जो आश्वनी का महीना होता है उसे क्वार का महीना कहते हैं। कृष्णा द्वादशी यानी कृष्ण पक्ष। आप जानते हो ना, पक्ष दो होते हैं, शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। कुछ शुक्ल पक्ष में चंद्रमा हमेशा बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा हमेशा घटता है। आश्वनी कृष्ण द्वादशी है ना। संवत 1933 शकाब्द, शकाब्द का मतलब है शक संवत, जो शक संवत हमारे यहाँ चल रहा है शक के आधार पर, तो शकाब्द 1798 शुक्रवार की संध्या को मोतीलाल और भुवन मोहिनी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह अपने माता पिता की दूसरी संतान था। 4 वर्ष पहले एक उसकी बहन अनिला जन्म ले चुकी थी। माता पिता ने बड़े चाव से पुत्र का नाम रखा शरद चंद्र। यानी अब शरद चंद्र के जन्म के बारे में बता रहे हैं कि शरद का जन्म कब और कहाँ कैसे हुआ, और कौन से सन में हुआ, कौन से बंगाब्द में हुआ, और कौन से शक संवत में हुआ। बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देवानंदपुर बंगाल का एक साधारण सा गांव है।
हरा भरा ताल तलैया नारियल और केले के वृक्षों से पूर्ण। मलेरिया की प्रचुरता भी कम नहीं है। अब देखो, जिस देवानंदपुर में वो रहा करते थे मोतीलाल अपने मामा के गांव में, वो बंगाल का एक बहुत साधारण सा गांव है, हरा भरा है, ताल तलैया यानी बहुत सारे ताल तलैया हैं, नारियल और केले के वृक्ष, बारिश वहाँ खूब होती है इसलिए नारियल वहाँ हैं, और साथ ही जो ये केरल का ये जो गाँव है ये बंगाल की खाड़ी के आसपास है इसलिए नारियल और केले के वृक्षों से पूर्ण है। मलेरिया की प्रचुरता भी कम नहीं है, यानी इतनी हरियाली है तो मच्छरों का होना सहज है, और जब जहाँ मच्छर ज़्यादा होंगे वहाँ मलेरिया का होना बहुत ही स्वाभाविक है कि वहाँ मलेरिया बहुत फैलता होगा। नवाबी शासन में यह फारसी भाषा की शिक्षा का केंद्र था। देवानंदपुर था जो नवाबी शासन थे, जो मुगलों का शासन था, नवाबों का शासन था, तब यहाँ फारसी भाषा की शिक्षा यहाँ से दी जाती थी। ये फारसी भाषा की शिक्षा का केंद्र था। 150 वर्ष पहले राय गुणागर कवि भारत चंद्र राय ने फारसी भाषा का अध्ययन करने के लिए अपना कैशोर्य काल यहीं बिताया था। देखो बच्चों, 150 वर्ष पहले यानी 1876 से भी 150 वर्ष पहले राय गुणाकर नाम के कवि हुए। राय गुणाकर कवि भारत चंद्र राय, ये इनका पूरा नाम था। इन्होंने फारसी भाषा का अध्ययन किया था, और यह अध्ययन करने के लिए इन्होंने अपना कैशोर्य यानी अपनी किशोरावस्था कहाँ बिताई थी? देवानंदपुर में बिताई थी। और इसकी गणना यानी यदि हम इसकी गिनती करें तो प्राचीन सप्तग्रामों में होती है। किसकी? देवानंदपुर की। देवानंदपुर की जो गणना होती है, गिनती होती है, जो पुराने 7 गांव थे उनमें इनकी गिनती होती थी देवानंदपुर की। तब समृद्ध भी रहा होगा। समृद्ध मतलब संपन्न या धनी, तब ये गांव हो सकता हो क्योंकि फारसी भाषा का केंद्र रहा। और बहुत बड़े जो कवि थे उनका नाम था राय गुणाकर भारत चंद्र, उन्होंने यहाँ फारसी भाषा का अध्ययन किया था, तो हो सकता हो। और सप्त जो प्राचीन गांव हैं उनमें देवानंदपुर की गणना होती थी, तो ये गाँव हो सकता हो उस वक्त बहुत संपन्न रहा हो। भारत चंद्र के समय इस गांव में हरिराम राय और रामचंद्र दत्त मुंशी पढ़ाने लिखाने का काम करते थे। यानी जब भारत चंद्र जो बहुत बड़े कवि हुए जिन्होंने यहाँ फारसी भाषा का अध्ययन किया था देवानंदपुर में, उस समय हरिराम रॉय और रामचंद्र दत्त मुंशी ये 2 अध्यापक थे जो पढ़ाने लिखाने का काम किया करते थे। इन्हीं से उन्होंने फारसी पढ़ी। किन्होंने? भारत चंद्र ने, और स्वयं 2 पद लिखकर इन्हें अमर कर गए। यानी कि भारत चंद्र जी के ये 2 गुरु थे, हरिराम रॉय और रामचंद्र दत्त। इन दोनों से भारत चंद्र जी ने फारसी पढ़ी, और फिर भारत चंद्र जी ने इनके नाम के 2 पद लिखे अपने गुरुओं के नाम के, और इन्हें सदा के लिए अमर करके चले गए। जैसे बच्चों ये थोड़ा बंगाली और हिंदी भाषा का थोड़ा मिक्सचर है, इसको हम यहाँ पढ़ेंगे। जो पद उन्होंने लिखे, एतिन जनार कथा पंचाली प्रबंधे गाथा बुद्धि रूप केल नाना जना देवानंदपुर ग्राम देवरे आनंद धाम हरिराम राय रे वासना। यानी अपने गुरु हरिराम और दूसरे इनके गुरु का नाम था रामचंद्र, दोनों के नाम पर इन्होंने ये कविता लिखी भारत चंद्र ने। देवरे आनंद धाम देवानंदपुर नाम ताहे अधिकारी राम रामचंद्र मुंशी भारते नरेंद्र राय देशे जार यस गाय होए मोरे कृपादाय पढ़ाइल पारसी। बच्चों ये बंगाली भाषा में लिखी हुई कविता है जो उन्होंने भारत चंद्र ने अपने दोनों गुरुओं के नाम पर लिखी और उन्हें अमर करके चले गए। इसी गांव में शरद का बाल्यकाल यानी बचपन अत्यंत अभाव में प्रारंभ हुआ। क्यों अभाव में प्रारंभ हुआ? क्योंकि मोतीलाल जी टिक करके नहीं कमाते थे, इसलिए उनकी गृहस्थी ऐसे ही लुढ़कती रहती थी। और शरद चंद्र का बाल्यकाल कहाँ? अपने पिता के मामा के गांव देवानंदपुर में निकला। माँ जाने कैसे गृहस्थी चलाती थी, जानती थी पति कैसे हैं। बच्चों वो जानती थी कि मेरे पति हैं जो यायावर प्रकृति के स्वप्नदर्शी कल्पना लोक में विचरने वाले हैं, उनसे शिकवा और शिकायत व्यर्थ है। यानी ऐसी व्यक्ति से कुछ भी कहना बेकार है। बेचारी भुवन मोहिनी सब जानती थी लेकिन चुपचाप अपनी गृहस्थी चला रही थी। सार्थक यही है कि घर की शोभा बनी रहे। उन्होंने ना कभी गहनों की मांग की, ना कीमती पोशाक की, आत्मोत्सर्ग की ही मानो उनका दाय था। देखो बच्चों, जो भुवन मोहिनी थी वो अच्छे परिवार से थी और आई भी बहुत अच्छे परिवार में थी। गरीबी और अमीरी चलती रहती है। भुवन मोहिनी बहुत अच्छे से जानती थी कि उनके पति का स्वभाव कैसा है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती थी, कोई शिकवा शिकायत नहीं करती थी। भाई वो ये चाहती थी, सार्थकता वो जो सोचती थी इसी में है कि घर की शोभा बनी रहे। चाहे तो लड़ाई झगड़ा करके वो अपने पीहर जाके रह सकती थी, हालांकि गई भी थी अपने पीहर अपने मायके, लेकिन वो अपने पति और बच्चों के साथ गई थी और सहसम्मान गई, और लेकिन उन्हें वहाँ से भी वापस लौटना पड़ा। लेकिन भुवन मोहिनी जानती थी कि सार्थकता इसी में है कि घर की शोभा बनी रहे, और उन्होंने कभी गहनों की मांग नहीं की और ना ही कभी कीमती पोशाक की मांग की। आत्मोत्सर्ग यानी स्वयं का बलिदान ही उनका दाय था। वो सोचती थी मैं जितना बलिदान अब इस परिवार के लिए कर सकती हूँ उतना मैं करूँगी। जब भागलपुर में वे रहती थी
कब? यानी जब मोतीलाल और अपने दोनों बच्चों को लेकर भागलपुर चली गई, तब चाचाओं के इतने बड़े परिवार में यही उनका अधिकार था कि सब माँओं के बच्चों को अपनी छाती में छिपाकर उनकी देख रेख करे। यानी कि जब वो अपने मायके में जाके रहने लगी तो वहाँ कोई बहुत आराम से नहीं रहती थी, उन्हें पूरा काम करना पड़ता था। तब वो क्या करती थी, केदारनाथ जी के बहुत सारे छोटे छोटे भाई थे, उन चाचाओं के इतने बड़े परिवार में उन्हीं उसको केवल यही अधिकार था कि जितनी भी चाचियाँ थीं उनकी, उन माँओं के बच्चों को अपनी छाती में छिपाकर उनकी देख रेख करे। उसने अपनी एक चाची के बच्चे को, सुरेंद्र को, अपना दूध भी पिलाया था। वो कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, किसको क्या और किसको कब खाना है, ये सारा ध्यान कौन रखती थी? भुवन मोहिनी। ऐसे असंख्य प्रश्नों को सुलझाने में उन्हें सांस लेने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। असंख्य यानी अगणित, और सांस लेने की फुर्सत का मतलब है अवसर या खाली समय। बच्चों, बड़े आदमियों का काम करके रख दिया जाता है, लेकिन इतने सारे बच्चे थे उस घर में, शरद के बहुत सारे मामा थे, कौन बच्चा कब आएगा, कौन बच्चा कब खाएगा, किसको क्या खाना है, किसको क्या करना है, ये सारा ध्यान भुवन मोहिनी रखा करती थी। निरंतर आवाज़ गूंजती रहती थी, कहाँ है भुवन, ओ भुवन, अरे भुवन बेटी। यानी सब जो चाचियाँ भी थी या चाचा भी थे, घर के जितने भी मेंबर थे, सब भुवन भुवन करके उसको आवाज़ लगाते रहते थे। मोतीलाल मानो आकाश में उड़ने वाली रंगीन पतंग थे। मोतीलाल स्वप्नदर्शी थे, उनको कामकाज से कुछ लेना देना नहीं था। वो तो आकाश में उड़ने वाली एक रंगीन पतंग थी जो हिलोरे लेती हुई आकाश का आनंद लेती है। और भुवन मोहिनी क्या थी? निरंतर घूमते हुए चक्र के समान सीधी सादी प्रकृति की महिला। यानी मोतीलाल जी दोनों पति पत्नी थे। मोतीलाल जी क्या थे? मोतीलाल जी पूरी लोक में घूम आते थे, स्वप्न लोक में रह करके पूरा कल्पना लोक के दर्शन कर आते थे, और वो उड़ने वाली रंगीन पतंग के समान थी। जबकि भुवन मोहिनी क्या थी? एक चक्र के समान थी जो एक स्थान पर बिचारी घूमती रहती थी, सबके कार्य करती रहती थी, और सीधी सादी प्रवृत्ति की एक महिला थी। उसका कोमल मन सबके दुख से द्रवित हो उठता था। द्रवित मतलब पिघलना। उसने देखा ना कि सुरेंद्र है जो बहुत छोटा है और उसकी माँ की दूसरी संतान होने वाली थी, तो सुरेंद्र को उसने अपना दूध पिला करके बड़ा किया, इसलिए सभी उसको प्यार करते थे। बड़े उसकी सेवा परायणता पर मुक्त थे। सेवा परायणता का मतलब सेवा भावना, बड़ों की बहुत सेवा भाव करती थी, और छोटे उसके स्नेह के लिए लालायित रहते थे। लालायित यानी चाह या लालसा रखने वाले, यानी बड़े भी उससे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो सबकी सेवा करती थी, और छोटे उससे इसलिए प्यार करते थे क्योंकि वो सब छोटे बच्चों से बहुत स्नेह रखा करती थी। सरस साहित्य में खोजने पर ऐसे अनेक चरित्र मिल सकते हैं कि माँ का ऋण चुकाने के लिए कथाकार शरद जरा भी तो कृपण नहीं हुआ। देखो, शरद चंद्र जब बड़े हो गए तो उन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखे। उनके साहित्य में ऐसे अनेक चरित्र मिल जाते हैं जो माँ का ऋण चुकाने के लिए बिल्कुल भी कृपण यानी कंजूस नहीं हुए। शरद की रचनाओं में जितने भी पात्र मिले हैं, उन सब पात्रों ने अपनी माँ का ऋण चुकाया है, और उस ऋण को चुकाने में उन्होंने बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की। लेकिन कैसी भी सरल और उदार नारी हो, पति की अकर्मण्यता उसको ठेस पहुँचाती है। देखो बच्चों, चाहे कितनी ही सरल स्वभाव की नारी हो, कितनी उदार प्रवृत्ति की नारी हो, कितनी ही सेवा परायणता वाली नारी हो, लेकिन यदि पति की अकर्मण्यता यानी कि काम न करने की जो प्रवृत्ति होती है, यदि पति नहीं कमाएगा तो महिला को सुख नहीं प्राप्त होगा। उसकी पत्नी को चाहे वो कितने ही तरीके के काम करे, वह ठेस उसको पहुंचाती है। मतलब क्या? अकर्मण्यता, पति के काम न करने की जो प्रवृत्ति है वो उसको बहुत दुख ठेस यानी बहुत दुख पहुंचाती है। भुवन मोहिनी बहुत बार क्षुब्ध हो उठती थी, हालांकि बहुत सरल स्वभाव की थी, लेकिन कई बार क्रोधित और नाराज हो उठती थी कि पति के नहीं कमाने की वजह से वो अपने मायके में रह रही थी। तब मोतीलाल चुपचाप घर से निकल जाते, यानी जब वो अपने पति के ऊपर क्रोधित होती कि अगर तुम कमा रहे होते, एक जगह टिक कर नौकरी कर रहे होते, तो मुझे यहाँ क्यों आना पड़ता। लेकिन मोतीलाल इस बात को सुन करके और चुपचाप घर से निकल जाते और देर तक बाहर ही रहते। शुभदा के हासन बाबू की तरह, ये एक रचना है शुभदा बंगाली भाषा में लिखी हुई, उसमें एक हरण बाबू है, तो शुभदा के हरण बाबू की तरह, यानी जब शुभदा के हरण बाबू में हरण को जब डांट पड़ती होगी कमाने के लिए, तो वो भी चुपचाप सुन के चला जाता होगा। इसी प्रकार भुवन मोहिनी जब कभी कभी नाराज हो जाती मोतीलाल के ऊपर, तो मोतीलाल चुपचाप घर से चले जाते थे। आगे देखो बच्चों, शरद जब 5 वर्ष का हुआ तो उसे बाकायदा प्यारी बंदोपाध्याय पंडित की पाठशाला में भर्ती कर दिया गया। अब शरद अभी देवानंदपुर में ही है, और 5 साल का जब हुआ बच्चों, शरद बचपन से ही 5 साल का था तब से ही बहुत शरारती था, तो उसे क्या किया, बाकायदा यानी रीति और नियम पूर्वक पहले बच्चों के पट्टे पूछते थे बच्चों, और पताशे का प्रसाद बढ़ता था कि बच्चा आज स्कूल पढ़ने जाएगा। तो जब वो पाठशाला पढ़ने गया तो वहाँ उसे भर्ती कर दिया। जब वो 5 साल का था, भर्ती का मतलब एडमिशन दिला दिया। लेकिन वह शब्दशः शरारती था, यानी मतलब वो प्रकृति से ही शरारती था। उसका जो दिमाग था वो शरारतों में ही घूमता था, प्रतिदिन कोई ना कोई कांड करके ही लौटता था। बच्चों, कई बच्चे होते हैं
कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हमको पता भी नहीं चलता और वो कब कौन सा काम कर बैठते हैं, यानी ऐसी शरारत कर बैठते हैं जिसका हमें अनुभव भी नहीं होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसकी शरारतें भी बढ़ती गई। उस दिन चटाई पर बैठे बैठे उसने देखा कि पंडित जी चिलम में तंबाकू सजाकर कहीं चले गए। यानी पंडित जी, वो बैठा था पाठशाला में चटाई के ऊपर, पंडित जी जो गुरुजी उनको पढ़ाते थे उन्होंने अपनी चिलम भरी और चिलम में क्या किया, तंबाकू वमाकू लगा करके वो कहीं चले गए। बस वह उठा और चिलम में से तंबाकू हटाकर उसके स्थान पर ईंट के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए। देखो बच्चे, बाल सुलभ हरकतें हैं, मतलब जो शरारतें, उसने क्या किया, तंबाकू तो हटा दी चिलम में से और उसमें नीचे ईंट के टुकड़े रख दिए। पंडित जी ने लौटकर चिलम में आग रखी, यानी तंबाकू के ऊपर आग रख दी। हुक्का कुछ पीते होंगे, हुक्के देखे ना बने हुए रहते हैं, उनमें एक नली सी निकली हुई रहती है। जब आग रखी और हुक्के पर रखकर जब उसे गुड़गुड़ाने लगे, गुड़ गुड़ गिर के आवाज़ करके उसको पीते हैं, लेकिन धुआं तो बाहर आ ही नहीं रहा। कई बार कोशिश की पर व्यर्थ। यानी उसने क्या किया, जब गुरुजी चले गए तो तंबाकू को हटाकर नीचे ईंट के टुकड़े भर दिए। ईंट के टुकड़े भरने से क्या है, नीचे से फिर धुआं नहीं आ रहा था उसमें से, सब व्यर्थ। तब चिलम को उलट पलट कर देखा तो पाया कि तंबाकू के स्थान पर ईंट के टुकड़े रखे हुए हैं। अब गुरुजी को पता चल गया पंडित जी को ये किसने किया है, समझ गए ये किसी विद्यार्थी का ही काम है कि भाई किसी न किसी बच्चे ने ये काम किया है। क्रुद्ध होकर उन्होंने पूछा, यानी गुस्से से उन्होंने पूछा, सच बताओ ईंट के टुकड़े चिलम में किसने रखे। यानी गुरुजी अब क्लास में डांट रहे हैं कि सचिश जी बताओ कि किसने मेरी चिलम में ईंट के टुकड़े रखे हैं। कुछ क्षण तक कोई कुछ ना बोला। जो क्लास में बच्चे जब सारे शरारत करते हैं, जो दूसरा बच्चा शरारत कर रहा है उसको सारे बच्चे देख रहे हैं, लेकिन भाई ये कि किसी की पिटाई नहीं बने, इसलिए सब चुपचाप बैठे हुए थे। लेकिन कब तक, लेकिन जब पंडित जी क्रोध से 3-4 बार चित्कार करने लगे, चित्कार यानी चिल्लाने लगे, क्रोध से गुस्से से चिल्लाए होंगे, तो डर के मारे एक लड़के ने शरत का नाम ले दिया। तो एक बच्चे ने कह दिया, सर शरत ने ये सब किया है, यानी गुरुजी या पंडित जी जो भी शब्द वो बोलते थे कि ये सब काम शरत ने किया है। सुनकर पंडित जी ने बैत हाथ में उठाई और मारने के लिए उसकी ओर लपके। किसको? पहले दंड देने का बहुत अच्छा प्रावधान था और ये था कि जो अनुशासन है वो दंड देने से ही आता है। अब पंडित जी ने क्या किया, जब लड़के ने शरत का नाम ले लिया तो एक बैत उठाई और शरत को मारने के लिए लपके। शरत ने यह देखा तो तुरंत छलांग लगा दी। अब शरत क्या, तुरंत भाग गया वहाँ से, क्लास में से, और जाते समय उस लड़के को धक्का देना नहीं भूला जिसने उसका नाम लिया था। अब देखो शरत को बहुत गुस्सा आया कि अच्छा, एक तो शरत ने शैतानी की, फिर जब उस बच्चे ने शरत का नाम ले दिया और सर ने, यानी जो उनके गुरुजी या पंडित जी थे, उन्होंने बैंत उठाई पीटने के लिए, छड़ी उठाई, तो उसने क्या किया, छलांग लगाई और जाते समय उस बच्चे को धक्का देना नहीं भूला जिसने कि क्या किया था, शरत का नाम लिया था। वह गिर पड़ा, वह बच्चा गिर पड़ा। पंडित जी उसको उठाने लगे और उसी बीच में शरत यह जा और वह जा, शरत उसको धक्का मार के चला गया, पंडित जी उस बच्चे को उठाने लगे, इतनी देर में तो शरत भाग गया। क्रोध से कांपते हुए पंडित जी शरत के घर पहुंचे। उसकी कहानी सुनकर माँ के क्रोध का भी ठिकाना ना रहा। अब ये सब हो गया तो पंडित जी शिकायत करने कहाँ चले गए, माँ के घर, मतलब उसकी माँ के पास चले गए। यह सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने क्या किया, घर लौटने पर उन्होंने शरत को खूब पीटा। यानी माँ को जब स्कूल से आकर के, विद्यालय से आके गुरुजी शिकायत करेंगे तो स्वाभाविक बात थी कि माँ ने शरत को पीटा। बीच बीच में अपने कपाल पर भी हाथ मार कर कहती, क्या करेगा ये लड़का। मस्तक यानी माता एक तो पति से दुखी थी, ऊपर से पुत्र भी उसको परेशान कर रहा था, तो वो अपने मस्तक पर यानी सिर पर बार बार हाथ मार कर कह रही थी कि क्या करेगा ये लड़का, और बीच बीच में उसकी पिटाई भी बनाती जा रही थी। कैसे चलेगा इसका काम। लेकिन सास ने उसे समझाया, मोतीलाल की माँ और भुवन मोहिनी की सास ने उसे समझाया, बहू तू इसे मत मार, एक दिन इसकी मति लौट आएगी। मति यानी बुद्धि। अब ये बच्चा है, इसमें बचपना है, इसको मार मत। दादी है और दादी को पोता बहुत प्यारा होता है, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। दादी को पोते पोती बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए दादी ने कहा कि बहू तू इसे मार मत, एक दिन जरूर इसकी बुद्धि वापस लौट आएगी और ये बहुत बड़ा आदमी होगा। यानी उनकी दादी थी, उनको ये एहसास था कि शरत एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। मैं वह दिन देखने के लिए नहीं रहूँगी, लेकिन तू देख लेना, मेरी बात झूठ नहीं होगी। उन्होंने अपनी बहू से कहा कि मैं तो वो दिन देखने के लिए नहीं रहूँगी क्योंकि मेरी तो उम्र हो जाएगी और मैं तो मर जाऊँगी, लेकिन तू मेरी बात को देखना, तुम जब मेरी बात को याद करेगी जब ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। पंडित जी भी जब कभी उनके पास शिकायत लेकर पहुंचते तब उनसे भी वे बड़े शांत भाव से यही कहती थी। जो उसके विद्यालय के पंडित जी थे वो दादी जी के पास, यानी कि शरत की दादी के पास जब जाया करते थे शिकायत लेके, तो शरत की दादी यही कहा करती थी कि इसकी बुद्धि पलट जाएगी, ये बड़ा होएगा ना, अभी ये ना समझ बच्चा है और देखना ये एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
पंडित जी, न्याड़ा थोड़ा दुष्ट तो है पर बड़ा होकर भलमानस ही बनेगा। यानी दादी कह रही है न्याड़ा यानी शरद को पुकारने का, एक घर में पुकारने का नाम था कि नाड़ा थोड़ा दुष्ट मतलब थोड़ा शैतान है, पर बड़ा होके भला मानस यानी कि भला व्यक्ति, अच्छा इंसान बनेगा। पंडित जी स्वयं कई बार उसकी शरारतों को अनदेखा कर जाते थे। जो उसके गुरु पंडित जी थे वो भी कई बार उसकी शरारतों को अनदेखा करते थे। क्यों करते थे? एक तो वह पढ़ने में तेज था, कौन? शरद। दूसरे उनके बेटे काशीनाथ का परम मित्र भी था। क्या था? काशीनाथ का परम मित्र भी था। काशीनाथ कौन था? काशीनाथ थे जो इनके गुरुजी थे उनके पुत्र था। काशीनाथ उसी स्कूल में पढ़ता था और उसी स्कूल में पढ़ती थी उसके एक मित्र की बहन। यानी जिस विद्यालय में, जिस स्कूल में शरद पढ़ता था उसी में काशीनाथ पढ़ता था जो उनके गुरुजी का बेटा था, और उसी स्कूल में पढ़ती थी उसके एक मित्र की बहन। काशीनाथ के मित्र की एक बहन उसी स्कूल में पढ़ती थी। न जाने कैसे शरद की उससे मित्रता हुई। जो काशीनाथ के मित्र की बहन थी वो उसी स्कूल में पढ़ती थी, उसकी शरद से मित्रता हो गई। वे अक्सर दोनों साथ घूमते हुए दिखाई देते थे। कौन कौन? शरद और वो लड़की यानी वो बालिका जो कि काशीनाथ के मित्र की बहन थी। जितना एक दूसरे को चाहते उतना ही झगड़ा भी करते थे। बच्चे थे दोनों, वो बालिका और शरद दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम भी करते थे, बहुत प्यार से रहते थे मित्रता के नाते, और साथ ही आपस में झगड़ा भी कर लिया करते थे। नदी या तालाब पर मछली पकड़ना, नाव लेकर नदी में सैर करना, बाग से फल चुराना, पतंग का सरंजाम तैयार करना, वन जंगल में घूमना, इन सब प्रकार के बाल सुलभ कामों में वह बालिका शरद की संगनी थी यानी साथिन थी। वो जो बालिका उसके मित्र की बहन थी वो क्या थी? उसके साथ साथ घूमती थी। दोनों लड़ते भी थे, दोनों झगड़ा भी करते थे, प्रेम से भी रहते थे। नदी तालाब पर जब उनको मछली पकड़ने जाना होता तो साथ जाते थे। नाव लेकर नदी में सैर करना हो, बाग में से फल चुराना हो, पतंग का सरंजाम तैयार करना हो यानी पतंग उड़ाने के लिए जो जो काम करने होते हैं वो सब साथ साथ करते थे। वन या जंगलों में घूमना हो, इन सब प्रकार के बाल सुलभ कामों में वह क्या करती थी? वह बालिका शरद की साथिन थी या संगनी थी। असली नाम उसका क्या था किसी को नहीं पता, परंतु सुबीते के लिए लोग उसे धीरू के नाम से जानते थे। सुबीते का मतलब होता है सुविधा के लिए, मतलब उसका बच्ची का नाम क्या था किसी को नहीं मालूम, लेकिन लोग सुविधा के नाम से उसे धीरू के नाम से जाना करते थे कि जो शरद की मित्र है उसका नाम धीरू है। धीरू को एक शौक था, करौंदों की ऋतु आती तो वह उनकी माला तैयार करती और शरद को भेंट कर देती। करौंदे आते हैं बच्चों छोटे छोटे, जब उसकी ऋतु आती थी तो वो उनके एक माला बनाती थी और शरद को उसको भेंट करती थी। भेंट करने का मतलब शरद को देती थी। और शायद माल्यार्पण का अर्थ वह तब तक नहीं जानती थी। माल्यार्पण यानी किसी को माला पहनाना, गले में माला पहनाना, यानी वो हमेशा करौंदों की ऋतु में शरद के लिए करौंदों की माला तैयार करती और शरद को माला पहनाती थी गले में, यानी माला पहनाने का अर्थ वह अभी तक नहीं जानती थी। तो बच्चे थे, आपस में खेल खेलते थे। लेकिन समय के देवता ने एक न एक दिन यह रहस्य उन दोनों को समझा ही दिया। यानी जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उन दोनों को समझ में आ गया कि माला अर्पण करने का अर्थ क्या होता है। वैसे उन दोनों का संबंध कम रहस्यमय नहीं था। गर्मी के दिनों में एक दिन क्या हुआ, मतलब उन दोनों का जो संबंध था वो कम रहस्यमय नहीं था। हालांकि वो बचपन के मित्र थे, बाद में वो बिछड़ गए थे, लेकिन उन दोनों का संबंध था वो लोगों के लिए रहस्य ही बना रहा। गर्मी के दिनों में एक दिन क्या हुआ, एक दिन की बात बता रहे हैं लेखक कि शरद देवदास की तरह पाठशाला के कमरे में एक कोने में एक फटी हुई चटाई का ऊपर बैठा था। देवदास जो शरद की बहुत अच्छा उपन्यास है उसके पात्र हैं ये देवदास, उनकी तरह पाठशाला के कमरे के कोने में एक फटी हुई चटाई के ऊपर शरद बैठा हुआ था। स्लेट हाथ में लिए वह कभी आंखें खोलता, कभी मूंदता, कभी पैर फैलाकर जमुहाई लेता यानी उबासी लेता। अंत में वह बहुत ही चिंताशील होता। ये उसके क्या थे, भाव आ रहे थे उसके चेहरे पर। फटी चटाई के ऊपर बैठा था, दोपहरी का शायद समय था, तो स्लेट हाथ में था, कभी आंखें खोल रहा था, कभी आंखें बंद कर रहा था, कभी पैर फैला करके उबासी ले रहा था। अंत में वह बहुत ही चिंताशील हो उठा। ऐसा लगता उसके चेहरे के भाव से जैसे ये बहुत चिंता में मग्न है। उसने निश्चय किया कि ऐसा समय गुड्डी उड़ाते हुए घूमने फिरने के लिए होता है। गुड्डी का मतलब होता है पतंग, यानी वो ये चाह रहा था कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ दोपहर के टाइम में, मुझे तो पतंग उड़ानी चाहिए। बस क्षण भर में उसे एक युक्ति यानी एक उपाय सूझ गया। क्या सूझ गया? तरीका या योजना बना ली उसने। पाठशाला में उस समय जलपान की छुट्टी थी, यानी जो इंटरवल होता है, हाफ टाइम होता है खाना पीने के लिए, और जलपान की उस समय पाठशाला में छुट्टी हुई थी। बालक नाना प्रकार के खेल खेलते हुए शोरगुल कर रहे थे। नाना प्रकार के यानी बहुत से खेल खेल कर शोर मचा रहे थे। वह शरारती था,
शरद शरारती था इसलिए उसे छुट्टी नहीं मिली। आज भी उसने कोई शरारत की होगी, इस वजह से उसे जलपान के लिए छुट्टी नहीं मिली। एक बार पाठशाला से निकलता तो लौट कर नहीं आता था, यानी हो सकता हो वो एक बार मान लो पाठशाला से निकल गया तो वो दोबारा वापस नहीं आता था। इसलिए आज पंडित जी ने उसको क्या हुआ, आधे दिन के जो जलपान का समय है उसमें उसको छुट्टी नहीं दी। कक्षा के प्रमुख छात्र भोलू की देखरेख में उसे पढ़ने की आज्ञा थी, यानी कि गुरुजी ने कहा कि आज जो कक्षा का प्रमुख छात्र है, जो मॉनिटर जिसको हम कहते हैं, आज वो तुमको आज जलपान के टाइम में पढ़ाएगा। तो भोलू की देखरेख में उसे पढ़ने की आज्ञा थी। उसने देखा कि पंडित जी सो रहे हैं और भोलू टूटी हुई बेंच पर ऐसे बैठा है जैसे पंडित जी हो। अब भोलू को जो कि उसका पंडित जी ने आदेश दे दिया कि बोलो आज तुम शरद को पढ़ाओगे, तो भोलू तो बड़ा आदमी बन गया और ऐसे बैठा बेंच के ऊपर जैसे कि वो कोई खुद गुरुजी या पंडित जी हो। तो शरद ने क्या किया, वह स्लेट लेकर उसके पास पहुंचा। शरद भोलू के पास बोला ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है। भोलू ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि भोलू अभी गुरुजी की जगह बैठा हुआ था तो थोड़ा गंभीर हो गया। लाओ जरा स्लेट देखूं तो, मतलब जरा स्लेट लेके आओ, बताओ कौन सा सवाल तुमको नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ। जिस समय भोलू जोर जोर से बोलकर सवाल निकालने की चेष्टा कर रहा था या प्रयास कर रहा था सवाल को हल करने का, उसी समय एक घटना घट गई। क्या घटना घट गई? सहसा भोलू बेंच के पास जो चूने का ढेर लगा हुआ था उसमें जा गिरा। क्या हुआ? भोलू उसको सवाल को देख रहा है, स्लेट में जोर जोर से बोल के उसको समझा रहा है। अचानक क्या हुआ, एक घटना घट गई। भोलू बेंच के पास एक चूने का ढेर लगा हुआ था कोने में और उसमें जा गिरा। और शरद का फिर कहीं पता न लगा। इसके बाद शरद नहीं मिला कि शरद कहाँ चला गया। धीरू यह देखकर जोर जोर से तालियां बजा बजा कर हंसने लगी। धीरू ने जब भोलू को चूने में अंदर गिरा हुआ देखा, बच्ची तो थी, वो खूब खुश हुई और जोर जोर से तालियां बजाने लगी, क्योंकि उसके मित्र को भोलू क्या कर रहा था, छुट्टी नहीं जाने नहीं दे रहा था। उसी समय पंडित जी जाग उठे। भोलू का रूप देखते ही बनता था, यानी भोलू पूरा चूने के अंदर भर गया, बिल्कुल सफ़ेद हो गया और सिर से पैर तक चूने में रंगकर भूत की तरह दिखाई देता था। कैसा दिखाई दे रहा था? भूत की तरह दिखाई दे रहा था। तो ये तो बाल सुलभ हरकतें। धीरू उसको देख देख कर बहुत जोर जोर से हंस रही थी और उसका रोना किसी भी तरह बंद नहीं हो रहा था। किसका? भोलू का। भोलू रो रहा था क्योंकि शरद उसको धक्का देके चला गया। पंडित जी को स्थिति समझते हुए देर नहीं लगी। पंडित जी समझ गए सारी शरारत उस शरद की है। बोले, तो वह शरता हरामजादा तुझे धक्का देकर भाग गया। ये बच्चों एक गाली होती है जो गुरुजी ने किसको दी? शरद को। भोलू ने किसी तरह का आ यानी अब उसके मुंह से निकला ही नहीं जा रहा था, शब्द नहीं निकल रहे थे, बेचारा चूने में गिर पड़ा। उसके बाद शरद की जो खोज मची वह किसी छोटी मोटी सेना के आक्रमण से कम नहीं थी। आक्रमण मतलब हमला। अब यानी बच्चों के छोटे छोटे समूह बनाए गए और जाओ भाई शरद को ढूंढ के लाओ। अब सारे बच्चे एक टुकड़ियाँ बना के और शरद को ढूंढने चल दिए। लड़के नाना प्रकार की बातें करते उसे ढूंढ रहे थे। जो बच्चे थे वो तरह तरह की बातें करते हुए ढूंढ रहे थे कि आज तो गुरुजी किसको नहीं छोड़ेंगे, शरद को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कोई भी उसको पकड़ नहीं सका, यानी वो किसी को कहीं नहीं मिला, ऐसा छिप करके बैठ गया। जिस किसी ने उसके पास पहुंचने की चेष्टा की उसी पर उसने ईंट फेंक मारी। यानी इतना शरारती बच्चा था शरद कि उसने क्या किया, जो कोई बच्चा उसके पास जा रहा उसके ऊपर ईंट फेंक करके मारी। और धीरू सब कुछ देख रही थी। जो उसकी मित्र थी वह यह भी जानती थी कि शरद इस समय कहाँ गया होगा, क्योंकि वो शरद के बारे में सब चीज़ें जानती थी। उसे पता है कि शरद आज कहाँ जाके छुपा है। थोड़ी देर बाद उसने अपने आंचल में मूड़ी बांधी। आंचल यानी पल्ला, ओढ़ने वाले कपड़े का एक छोर, यानी जो ओढ़नी ओढ़ते हैं उसके एक छोर पर उसने, मूड़ी का मतलब होता है मुरमुरे या भुने चावल जो होते हैं, उसको थोड़े से लिए और अपने उसमें जो आंचल जो उसने ओढ़ रखी थी चुन्नी, उसके पल्ले में बांध ली। वहीं एक बांस का बीड़ा था। पास पहुंचकर उसने देखा शरद वहाँ बैठा हुआ हुक्का पी रहा है। देखो कितना शरारती बच्चा था। स्कूल में शरारत करके गया और वहाँ जा कर के बांसों का एक झुरमुट सा था, बीड़ा था, वहाँ बैठ कर के वो हुक्का पी रहा था। उसे देखते ही बोला, लाओ क्या लाई हो। यानी किसको? धीरू को देखते ही बोला, लाला अब तू क्या लेकर के आई है। और यह कहते कहते उसके आंचल में से मूड़ी खोलकर खाने लगा। यानी चोरी और सीना चोरी। एक तो शरारत करके आया है, ऊपर से धीरू को भी धमका रहा था, लाला क्या लेके आई है। और वह खाता रहा और धीरू पंडित जी की बात उसे सुनाती रही। अब धीरू उसको बात बताती रही कि कक्षा में क्या क्या हुआ था, पंडित जी ने क्या क्या किया, उसको उठाया, कैसे भोलू गिर गया और कैसे पंडित जी ने तुझे ढूंढने के लिए बच्चे भेजे। अचानक वह बोला, पानी लाइयो। मतलब वो सुन रहा है धीरू की बात आराम से। फिर धीरू से पूछा, पानी लाइयो। धीरू ने कहा, पानी तो नहीं लाई।
चावल जो बुने मुरमुरे लाई उसके लिए। उसने कहा मैं पानी तो नहीं लेकर के आई। शरद बिगड़ कर बोला तो अब जाकर लाओ। अब शरद को गुस्सा आया कि पानी लेके नहीं आई। बोले जाओ अब पानी लेकर के आओ। धीरू को यह अच्छा नहीं लगा और कहा अब मैं नहीं जा सकती, तुम चल कर पियाओ। वो भी बच्ची थी और शरद भी बचा था। धीरू ने कहा अच्छा तेरे लिए मैं मुरमुरे भी लेके आई, अब मैं पानी लेने नहीं जाऊंगी, खुद जा कर के पी के आ जा। मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तुम ही जाकर ले आओ। यानी शरद को डर था बाहर निकलूंगा तो गुरुजी पकड़ लेंगे, तो उसने कहा मैं नहीं जा सकता, तू ही जा और लेकर के आ। धीरू नहीं उठी और शरद ने गुस्सा होकर कहा जाओ, मैं कह रहा हूँ ना। और धीरू वहाँ से नहीं उठी, वहीं बैठी रही, बोले मैं नहीं जा रही हूँ। तो शरद को गुस्सा आ गया, उसने कहा जाओ मैं तुमसे कह रहा हूँ। धीरू अब भी चुप रही, धीरू अब भी नहीं उठी। तब शरद ने उसकी पीठ पर एक घूसा मारा और कहा जाएगी कि नहीं। अब शरद को गुस्सा आ गया कि जा रही नहीं है, मेरे कहने से सुन रही नहीं। उसने उसकी पीठ पे एक घूसा मार दिया और कहा जाएगी या नहीं जाएगी मेरे लिए पानी लेने। धीरू रो पड़ी, धीरू रोने लग गई और एकदम उठते हुए बोली मैं अभी जाकर तुम्हारी माँ से सब कुछ कह दूंगी और यह भी कहूँगी कि तुम हुक्का पी रहे थे। बच्चों ये तो बच्चों की आपस की बाल सुलभ शरारतें हैं, एक दूसरे की शिकायत करना। यानी जब उसने धीरू पहले तो उसके लिए मुरमुरे लेके आई, उसकी मित्र थी, लेकिन जब उसने मारा शरद ने उसको तो उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा मैं अभी तेरी मम्मी से जाके तुम्हारी माँ से जाके शिकायत करूँगी कि तुम हुक्का पी रहे थे। तो शरद ने कहा कह दे जा मर, यानी कि जो साधारण बोलचाल की भाषा है उसमें कहा जा जा कह दे और जा कर के कहीं मर। उस दिन फिर शरद को माँ के हाथों मार खानी पड़ी। धीरू फिर पिटी, लेकिन दोनों की मित्रता में इसे कोई अंतर नहीं पड़ा, वह निरंतर प्रगाढ़ होती गई। उस दिन शरद को फिर माँ के हाथों मार पड़ी। क्यों? क्योंकि धीरू ने शिकायत कर दी। और धीरू फिर पिटी, किससे? अब धीरू शरद से पिटी, क्योंकि शरद ने धीरू को पीटा कि तूने मेरी माँ से मेरी शिकायत कर दी। लेकिन दोनों की मित्रता में इससे कोई अंतर नहीं पड़ा, लड़ते झगड़ते फिर मित्र बन जाते और वह निरंतर प्रगाढ़ होती ही गई, पक्की या गहरी। दोनों की मित्रता कैसी होती गई? धीरू और शरद की मित्रता पक्की और प्रगाढ़ होती गई। बहुत दिनों बाद शैशव की संगनी को आधार बनाकर शरद ने अपने कई उपन्यासों की नायिकाओं का सृजन किया। बच्चों जब शरद बड़े हो गए और जब उपन्यास लिखने लगे तो उसने अपने शैशव की यानी बालपन की जो संगनी कौन थी, धीरू को अपनी उपन्यासों की नायिका में सृजन किया, यानी रचना में उन्होंने हर जगह उनको उस यानी धीरू के पात्र को हर जगह उन्होंने जगह दी। जैसे देवदास की पारो, देवदास की पारो, पारो कौन थी? देवीदास की बचपन की संगनी थी, बड़ी दीदी की माधवी, बड़ी दीदी की माधवी और श्रीकांत की राजलक्ष्मी। ये सब लड़कियां क्या थी? ये अपने मित्र की जो बचपन की संगनी थी। ये सब धीरू का ही तो विकसित और विराट रूप है। विराट यानी बड़ा या व्यापक रूप है। यानी जितनी भी पात्र जो महिला पात्र बचपन में जो मित्रता करते हैं बच्चे से, वो सारे पात्र थे जो किसके थे? धीरू के नाम के थे। जो कि मतलब जब बड़ा हुआ शरद तो शरद को अपनी जो मतलब कि बाल संगिनी कौन थी? धीरू। उसके जो उन्होंने पात्र का सृजन किया अपने उपन्यास की नायिकाओं के रूप में किया। जैसे देवदास की पारो, बड़ी दीदी की माधवी और श्रीकांत की राजलक्ष्मी। ये सब धीरू का ही तो विकसित और व्यापक रूप था। विशेषकर देवदास में तो जैसे उसने अपने बचपन को मूर्त रूप दे दिया। बच्चों आपने देवदास उपन्यास है उसको पढ़ा है या आपने देवदास जो फिल्म देखी है उसमें पारो और देवदास दोनों बचपन के बहुत अच्छे मित्र थे। उसी तरह जिस तरह धीरू और शरद थे, तो शरद ने अपनी जो बाल संगिनी थी धीरू, उसको पारो का भी एक मूर्त रूप दिया और अपने बचपन को उसने अपने उपन्यास में ही एक मूर्त रूप दे दिया। तो बच्चों हमने यहाँ आज शरद के जो बालपन 5 वर्ष के बाद का जो जीवन था, जो उसका देवानंदपुर में गुजरा, उसकी जीवन संगनी, उसकी जो बाल संगनी थी धीरू, उसके बारे में पढ़ा, उनकी माताजी और उनके पिता के बारे में पढ़ा। बच्चों आगे का जो हमारा भाग है उसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप इसे पढ़िए और इसके शब्दार्थों को जानने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों।